एडेड आइटम्स जो है बनाई जाती है, जो कि इंटीरियर लैंडस्केपिंग के लिए इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट प्लीज। उसी तरह से ये कुछ एक ड्राई फ्लावर अरेंजमेंट्स जो जिसमें कि सारी की सारी बांस की ही टोकरियां हैं, लेकिन अलग अलग शेप्स में है, अलग बैम्बू बास्केट्स जो कि हम ड्राई फ्लावर अरेंजमेंट्स करते हैं, तरह तरह की बैम्बू बास्केट्स में करते हैं। कुछ एक उसके जो फूल होते हैं उससे ग्रीटिंग कार्ड्स भी बनाए जाते हैं, पॉट प्यूरीज भी बनाई जाती है, एंड देन सेंटर टेबल डेकोरेशंस। नेक्स्ट प्लीज। बैम्बू बास्केट्स एंड स्टैंड्स आप देख रहे हैं कि इस तरह से ये बैम्बू के स्टैंड्स बनाए गए हैं और पाइन कोन्स को सजाया गया, और बांस की जो इसमें चिड़िया के शेप में जो टोकरियां हैं उसको भी हमने एक स्टाइल दिया है कि चिंची रिंची एसर के समारा के जो इसमें फ्रूट्स हैं कुछ एक वो इस्तेमाल किए हैं, फिर माइकल चंपका के इस्तेमाल किए गए हैं, पाइन कोन्स ड्रिफ्ट वुड्स में इस्तेमाल की गई हैं। तो बांस का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है ड्राई फ्लावर अरेंजमेंट में। नेक्स्ट प्लीज। इसके बाद ये है वो जो सबसे बड़ा बांस है, इसके जो प्लांटर्स हैं हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे इसमें हमने देखिए तरह तरह के जो मेज इसकी है, गेहूं की बालियां हैं, और अलग जो है फ्लिंडर्सिया के हैं, या कुछ एक ऐसे सीड्स और फ्रूट्स हैं जिनको कि पेंट करके इसमें सजाने के काम ये आए हैं, तो इनको हम बैम्बू प्लांटर्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। फिर इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए इसमें कुछ एक बांस की जैसे चटाइयां बनती है। नेक्स्ट प्लीज। बांस की चटाइयां हैं तो उसको भी एक बैकग्राउंड मानते हुए हम ड्राई फ्लावर्स की अरेंजमेंट उसके ऊपर करते हैं, कुछ टेबल के ऊपर डेकोरेशन करने के लिए, कुछ हैंगिंग बास्केट्स के रूप में। देन कुछ एक बांस है जिसको कहा जाता है कि ये लक्की बैम्बूज है, हालांकि ये ड्रेसिना है, ये बांस नहीं है, तो उनको भी सेंटर टेबल डेकोरेशंस के लिए पत्थरों के साथ उसकी अरेंजमेंट होती है। नेक्स्ट इज दिस वाज ऑल अबाउट कि इंटीरियर डेकोरेशंस में हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। अब एक्सटीरियर लैंडस्केपिंग में बैम्बू को हम जैसे रिटेनिंग वॉल्स के लिए हम यूज कर रहे हैं, जैसा कि हम इन पिक्चर्स में आप देख रहे हैं, घरों के बाहर या गार्डन्स में या पार्क्स में, तो इस तरह से एक्सटीरियर लैंडस्केपिंग में इस्तेमाल हो रहा है। नेक्स्ट प्लीज। बैम्बू ड्राई वेज में कर सकते हैं। देन नेक्स्ट प्लीज। जैसे एक कोई पाथ को हमने करना है, एक्सप्लेन करना है, तो उसके लिए हम बैम्बू करते हैं, रोड्स के दोनों तरफ बैम्बू लगा सकते हैं। देन बैम्बू की फेंसिंग, इट्स स्टर्डी एंड ब्यूटीफुल नोवल टाइप ऑफ फेंसिंग, और वाइट पेंट हो जाए तो और भी अच्छा गार्डन लगता है, बाहर में स्क्रीनिंग के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फॉर ट्रेलिसेस। नाउ देयर आर टू टर्म्स इसमें है, जैसे ट्रेलिस है, आर्चीज है, परगोलाज है। तो आर्चीज में एक राउंड शेप में जैसे गेट टाइप बनाया जाता है, उसको आर्चीज कहा जाता है, उस पे क्लाइंबर्स चढ़ाए जाते हैं, जैसे कि सेरा बेल है, बिग्नोनिया है, टिकोमास है, देन क्लेमेटिस मोंटाना है, इस तरह के कई क्लाइंबर्स हैं, बोगनविलियाज वगैरह, तो इसके ऊपर चढ़ाई जाती हैं। तो अगर उनको सीरीज आर्चीज को हम ज्वाइन कर दें तो उनको परगोलाज कहा जाता है। तो उस पे भी एक गुफानुमा स्ट्रक्चर है, लेकिन उसके ऊपर क्लाइंबर्स को चढ़ाया जाता है। तो गार्डन्स में या पार्क्स में ये एक बड़ा ही अच्छा फीचर बन जाता है, आर्चीज एंड परगोलाज एंड देन ट्रेलिसेस इसको चढ़ाने के लिए। फिर कुछ एक बांस है, जैसे आप ये देख रहे हैं, कुछ एक गोल्डन बांस होते हैं, बुद्धा बैम्बू है, देन गोल्डन बैम्बू है, और कुछ एक जो बैम्बूज हैं वो लैंडस्केपिंग के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे गार्डन की सुंदरता बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट प्लीज। देन कुछ एक बांस है, उनके हैंगिंग प्लांट्स और बॉक्सेस बनाए जाते हैं, डिफरेंट शेप्स के बनाए जाते हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट स्लाइड दिखाइए प्लीज। जैसे इसमें आप देख रहे हैं कि कुछ एक जो बांस है उसमें क्रेसुला लगाए गए हैं, कुछ कैक्टाई एंड सकुलेंट्स लगाए गए हैं, पॉर्चुला का, एंड ब्लैक बैम्बूज है, उनको भी इस्तेमाल किया गया है प्लांटर्स बनाने के लिए, जो कि गार्डन के बाहर या वॉल के ऊपर इसको लगा सकते हैं, घरों के बाहर, इवन गार्डन्स के बाहर लगा सकते हैं इनको एज हैंगिंग प्लांटर्स एंड बॉक्सेस फॉर द ब्यूटिफिकेशन ऑफ वॉल्स, also used as a vertical gardens. Then next is the bamboos in landscaping, like you can see these are ये ऐसे कि आर्किटेक्चरल उसकी तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ये अरुंदनेरिया फाल्केटा का क्लम्प है जो कि स्पेसिमेन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं एवेन्यू प्लांटेशन के लिए,
और इवन अगर हम जापानीज गार्डन की बात करते हैं तो जापानीज गार्डन में एक ये इम्पोर्टेंट फीचर है बांस को लगाना, और वो गमलों में लगाते हैं और एक वाटर फीचर के साथ लगाते हैं, वो मस्त है जापानीज गार्डन में। तो इस तरह के कई गार्डन्स इंडिया में भी बने हैं जहाँ पे इसमें बांस का उपयोग बहुत होता है। नेक्स्ट प्लीज। इस तरह से अब अगर हम इसकी फेंसिंग स्टेक्स की बात करते हैं जहाँ पे कि सब्जियां उगाई जाती हैं या फूल उगाए जाते हैं, तो इस टाइप के स्ट्रक्चर्स बांस के बनते हैं जिसमें कि क्लाइंबिंग टाइप ऑफ जो पौधे हैं उनको लगाया जाता है, उसके लिए बैम्बू के ही जो स्टिक्स हैं ये बनते हैं। फिर कुछ है जैसे गोल्डन शावर का क्लाइंबर है, या रोजेज आप देख रहे हैं, इसका ये परगोलाज और आर्चिज बनाई गई हैं, और ये स्ट्रक्चर्स हैं, पार्वती बेल है, रोजा बेंचियाना है। तो इस तरह के जो क्लाइंबर्स हैं उसके लिए बांस ही इस्तेमाल किए जाते हैं इस टाइप के स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए। नेक्स्ट प्लीज। फिर गार्डन चेयर्स हैं, अदर जो आइटम्स हैं जैसे इसमें फाउंटेन्स बनाने। नेक्स्ट प्लीज, इन द नेक्स्ट स्लाइड। like you can see these are the garden chairs and other items like wind chimes है। फिर गार्डन चेयर्स के पीछे में बैकड्रॉप पे आप देख रहे हैं कि हैंगिंग प्लांटर्स हैं, कुछ नाइट उसके लिए भी, लैंडस्केपिंग के लिए भी कुछ एक जो बांस है उनमें ये किए गए हैं, चेयर में डिजाइन बनाए गए हैं, और द बैकड्रॉप में भी बांस ही उगाए गए हैं जो इट लुक्स रियली वेरी ब्यूटीफुल बाय प्लांटिंग। नेक्स्ट प्लीज। In the gardens, then there are some bamboo labels which are also used for making the for differentiating the different varieties in the garden, so bamboo labels are used. Then there are some under plantings also, they are done in bamboos, in the form of some bamboos like under the bamboo some like boxes, topiaries are also used of different shapes। जैसे कि हम कह रहे हैं कि किसी गोल शेप में करनी है या बैम्बू के नीचे में बनाना है, तो वो गार्डन की उसको सुंदरता को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट प्लीज, इन द नेक्स्ट स्लाइड्स प्लीज। हाँ, ये है वो जो वेराइटीज को डिफरेंशिएट करने के लिए हम उसके एल्युमिनियम के ना या उसके इस्तेमाल ना करें, तो बैम्बू लेबल्स हम इस्तेमाल करते हैं वेराइटी को डिफरेंशिएट करने के लिए। ये अंडर प्लांटिंग्स हैं, टोपायरी फॉर्मेशन के लिए, स्क्रीनिंग के लिए बैम्बू का इस्तेमाल है। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जैसे ये दिस इज ये है एक फ्लोरल क्राफ्ट लैब है रीजनल हॉर्टिकल्चर रिसर्च ट्रेनिंग स्टेशन में। ये हम कभी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में जैसे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होता है तो उसमें ये प्रदर्शनियां लगती हैं जिसमें बांस के जितने भी ये उत्पाद हैं वो दिखाए जाते हैं, और उनमें तरह तरह के जो फूलों के सूखे फ्रूट्स और जो पत्ते हैं या फ्रूट सीड्स हैं उनको वैल्यू एडिट करके बनाया जाता है। ये प्रदर्शनियां लगाई जाती हैं, और स्पेशली ये जो इस टाइप की प्रदर्शनी है ये रूरल यूथ के लिए, और जो विमेन फार्मर्स हैं, कुछ एनजीओज हैं जो इसमें इन्वॉल्व है ड्राई फ्लावर बिजनेस में और बांस की टोकरियां बनाने में, हिमाचल में भी और उत्तराखंड में भी, और आई थिंक ऑल ओवर इंडिया जहां जहां भी एनजीओज वगैरह इस के ऊपर काम कर रही हैं, तो ड्राई फ्लावर्स का ये काफी अच्छा बिजनेस है। नेक्स्ट प्लीज। क्योंकि नेक्स्ट प्लीज। ये सभी एग्जीबिशंस की फोटो है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में, जहाँ पे सभी अलग अलग प्रदर्शनियां लगाई गई हैं, और बांस के उत्पादों का हम आंतरिक सज्जा में उपयोग कर सकते हैं। ये हमारे कई हम जब पोस्टर्स वगैरह भी उसमें दिखाते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स को, रूरल विमेन और रूरल यूथ को हम ट्रेनिंग भी देते हैं, हिमाचल उत्तराखंड के किसानों को, बाकियों को भी दे सकते हैं अगर हमें कांटेक्ट करें तो इस तरह के जो बांस के उत्पाद हैं वो ड्राई फ्लावर्स के साथ हम किस तरह से बनाते हैं वैल्यू एडिड आइटम्स में, ये सब यहाँ पर किया जाता है और सिखाया भी जाता है। तो ज्यादा ना कहते हुए मैं यही है कि इसमें जो बांस का जो इम्पोर्टेंस है वो एक्सटीरियर और इंटीरियर लैंडस्केपिंग के लिए बहुत ज्यादा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। काफी बाम्बू का जो यूज है डेकोरेटिव और ऑर्नामेंटल चीज में वो आपने काफी अच्छी तरीके से बताया, और कई सारे डेफिनेटली इसमें क्वेश्चंस हैं, तो क्वेश्चंस हम डेफिनेटली लेंगे, मैं आपको उस टाइम बिल्कुल तकलीफ दूंगा।
उसके जी, पहले थैंक यू। कि कई सारे मैं एक स्पीकर जो इस आज के आखिरी स्पीकर बाकी है, प्रीतम जी, आप रेडी है? प्रीतम जी, प्रीतम शिंदे हेलो। साहब जो नेक्स्ट स्पीकर है। हाँ प्रीतम जी, आप रेडी हैं? तो मैं आपके पास आना चाहता हूँ। यस सर। या सो नेक्स्ट स्पीकर आज के जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि बाम्बू में मार्केटिंग। किसान तो बाम्बू लगाएंगे, लेकिन अब करना क्या है उसका, तो उसके बारे में बात करेंगे। श्री प्रीतम शिंदे साहब, ये है मैक फॉरेस्ट्री करके इनका कंपनी है। ये किसानों के साथ और कॉर्पोरेट के साथ बाम्बू सप्लाई चेन में काम करते हैं। किसानों से खरीदते हैं और कंपनीज को सप्लाई करते हैं बाम्बू और बाम्बू के प्रोडक्ट्स। तो इनका कई सारे ब्रांड्स के साथ अपना टाइप भी है, आईटीसी और साइकिल ब्रांड, इस तरह के कंपनीज के साथ में। अगरबत्ती में और सीमेंट में भी कई लोगों के साथ टाइप है। तो मैं उनको चाहता हूँ कि वो किसानों को अपने बाम्बू मार्केटिंग के बारे में कैसे उनके साथ जुड़ सकते हैं और क्या किस तरह बाम्बू में मार्केटिंग के लिए किसान अपनी लेवल पे प्रयत्न कर सकते हैं, उसके बारे में बताएंगे प्रीतम शिंदे साहब। यस संदीप जी, मेरा स्क्रीन विजिबल हो रहा है? बिल्कुल बढ़िया तरीके से दिख रहा है साहब। धन्यवाद संदीप जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स को कवर किया हुआ है। पिछले 2 दिन में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स को सभी ने टच बेस किया हुआ है। कल भारती जी का सेशन हुआ, फिर संदीप चोपड़े साहब ने भी काफी अच्छा डिस्कशन किया हुआ है, और मैं ये 2 दिन के ट्रेनिंग सेशन का आखिरी स्पीकर हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि फार्मर्स और जो हमारे नए उद्योजक जो बाम्बू सेक्टर से जुड़ना चाहते हैं, तो उन्हें यह अवगत कराया जाए कि अपॉर्चुनिटीज कहाँ पर है बाम्बू सेक्टर में। मैं उस पॉइंट को हाईलाइट करूंगा। मैं बाम्बू सेक्टर का जब बात करता हूँ, तो बैम्बू इज द सुपर क्रॉप ऑफ 21st सेंचुरी। ये मेरा प्रेजेंटेशन का भी टाइटल है, और इसी को लेके मैं नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ। हमारी जो कंपनी है, हम लोग मुंबई बेस्ड है। महाराष्ट्र में हम लोग काम करते हैं मोस्टली, और महाराष्ट्र नागपुर एक मेन सेंटर है जहाँ पे हमारा वर्किंग ऑफिस है। कोल्हापुर रीजन में, चंद्रपुर रीजन में, इन रीजन्स में हम लोग फिलहाल काम कर रहे हैं। और डाउन साउथ में भी हम लोग काफी इंडस्ट्रीज के साथ में काम कर रहे हैं, आंध्रा, तेलंगाना एंड कर्नाटका में। हमारा फोकस है प्लांटेशन मैनेजमेंट। हम लोग बड़ी जो कॉर्पोरेट्स है और इंडस्ट्रियल ये है, उनके साथ में लार्ज स्केल प्लांटेशंस करते हैं फार्मर्स के साथ। और जो वेस्ट लैंड्स पड़ी हुई है अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग जगह पे विद इन महाराष्ट्र, आउटसाइड महाराष्ट्र, उसमें भी हम लोग प्लांटेशन मैनेजमेंट की तरफ ध्यान देते हैं, प्लांटेशन कंसल्टेशन करते हैं, बस उनको बायबैक अरेंजमेंट के साथ में फार्मर्स को। हमारा मेजर फोकस है एग्रो फॉरेस्ट्री स्पीशीज, जो कि उसमें से एक है। और फिर उसका करना क्या है, 2 चीजें मेन आ जाती है उसमें। एक है सप्लाई चेन मैनेजमेंट और दूसरा है इंडस्ट्रियल कनेक्ट। तो इन चीजों की तरफ हमारा ज्यादा फोकस है। प्रोसेसिंग यूनिट्स और ये सब कुछ प्राइमरी फोकस प्रोसेसिंग और सेकेंडरी प्रोसेसिंग की तरफ मैं धीरे धीरे स्लाइड्स में कवर करूंगा। हम यूनाइटेड नेशंस प्रोजेक्ट से भी जुड़े हुए हैं। महाराष्ट्र में जो यूनाइटेड नेशंस की टीम है, प्लस यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट केयर प्रोजेक्ट जो है, उसमें हम लोग अभी उनके साथ में एमओयू करने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने आता है कि बाम्बू क्यों, यानी हम लोग आज इतने महत्वपूर्ण टॉपिक पे 2 दिन से बातें हुई है और ये सब कुछ। एक है कि अभी जिस तरीके से क्लाइमेट वेरिएशंस और ये सब कुछ हो रहा है, तो डेफिनेटली हमें एक अल्टरनेटिव सोचना पड़ेगा जो कि कार्बन को भी कंट्रोल करे, प्लस एक बहुत अच्छा अर्निंग अपॉर्चुनिटी फार्मर्स को दे। तो इसीलिए हम लोग बैम्बू सेक्टर, ये कार्बन सिंक भी करता है, 3 से 5 साल में ग्रो भी करता है, बहुत जल्द ग्रो करता है, प्लस 1000 से ज्यादा उसके उपयोग है। और इस सब चीज में, जैसे कामेश सलाम साहब ने भी जब हाईलाइट किया कंप्लीट वैल्यू चेन के ऊपर, उन्होंने बहुत अच्छा उनका प्रेजेंटेशन किया। ये इन द प्रोसेस बहुत सारे जॉब्स भी क्रिएट करता है और मेंटेनेंस फ्री है। तो ये सारे इसके बहुत बहुत पॉजिटिव होने की वजह से हम इसे सुपर क्रॉप कहते हैं। जब हम लोग बैम्बू बेस्ड इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, प्लस आप इसमें से बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज भी अर्न कर सकते हैं। जैसे कामेश सलाम साहब ने भी हाईलाइट किया कि ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पे भी बैम्बू कभी ग्रो नहीं करते थे, वो लोग आजकल एक्सपोर्ट करने लगे हैं।
तो फिर इंडिया में जो ट्रेडिशनल नॉलेज है हम लोग उसे क्यों ना यूज करके इससे फॉरेन एक्सचेंजेस और ये सब कुछ अर्न करें। This is mostly used for greening of economy, then income generation, poverty alleviation, carbon sequestration, and number of uses. जब हम लोग कंप्लीट वैल्यू चेन की बात करते हैं तो इसमें डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑलमोस्ट 1 लाख जॉब्स हम लोग क्रिएट कर सकते हैं अगर हम लोग 1% ग्रोथ की अगर बात करें तो। और अगर हम लोग इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की अगर बात करें जो कंप्लीट वैल्यू चेन से जनरेट होगा, दैट कैन बी मोर देन 5 लाख जॉब्स। हम लोग वैल्यू चेन के ऊपर पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। मैं अभी बैम्बू मार्केट की बात करता हूँ। जो कंप्लीट इंडिया में मार्केट डिवाइडेड है वो हमारा एक तो है स्पीशीज वाइज, कंप्लीट बैम्बू मार्केट को हम लोग सेग्रीगेट कर सकते हैं। एक है स्पीशीज वाइज, दूसरा है हम लोग एप्लीकेशन वाइज हम लोग इसे डिस्कस कर सकते हैं। थर्ड है एंड यूजर इंडस्ट्री कि कहाँ पे इसे यूज होगा। फर्नीचर है, फ्लोरिंग है, हैंडीक्राफ्ट है, टेक्सटाइल्स है, कॉस्मेटिक्स है, XYZ। एंड देन बाय रीजन ऑल्सो, नॉर्थ ईस्ट एक बहुत बड़ा रीजन है। मध्य प्रदेश में बहुत सारा बैम्बू अवेलेबल है और उसके प्रोसेसिंग भी हो रहा है। महाराष्ट्र इज अनदर वन, कर्नाटका, केरला, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़। एक बड़ा इंडस्ट्री जो हम लोग बात करेंगे, वन इज प्लांटेशन मैनेजमेंट, प्राइमरी प्रोसेसिंग, सेकेंडरी प्रोसेसिंग, देन फाइनली मार्केटिंग ऑल्सो। तो जब हम लोग प्लांटेशन मैनेजमेंट हम एज अ मैट फॉरेस्ट है, बट कंप्लीट सिनारियो में अगर ये करेंगे तो फार्मर्स है और फिर जो यंग एंटरप्रेन्योर्स इसमें आना चाहते हैं, प्राइमरी प्रोसेसिंग एंड सेकेंडरी प्रोसेसिंग को लेके हम लोग काफी कुछ नया इनोवेटिव कर सकते हैं। जब प्लांटेशन मैनेजमेंट की बात है तो काफी सारे स्पीकर्स ने पहले से इसे टिश्यू कल्चर, नर्सरी मैनेजमेंट और इन सब टॉपिक्स को छेड़ दिया है। एज अ कंपनी हम लोग प्राइवेट कंपनी है, हम लोग लोगों को इंडस्ट्रियल प्लांटेशन के ऊपर कमर्शियल कैसे उसे ये करें। हम लोगों ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के साथ काफी लार्ज स्केल प्लांटेशन किया हुआ है। मैंने खुद ने एक ऑलमोस्ट 10 करोड़ प्लांटेशन का प्रोजेक्ट लीड किया हुआ था गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के साथ। तो हम लोग काफी इसमें प्लांटेशन मैनेजमेंट में काफी अग्रेसिवली बढ़ रहे हैं। हम लोगों ने चंद्रपुर एरिया में ऑलमोस्ट रिसेंटली लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 5 लाख सैपलिंग्स का एक बड़ा प्लांटेशन किया हुआ था। तो अगर किसी को कभी विजिट करना है तो हम लोग वहां पे विजिट कर सकते हैं। हम लोगों ने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को इन्वॉल्व करके वो प्लांटेशंस किया हुआ है। फिर अर्बन फॉरेस्ट्री में भी यहाँ पे काफी सारे जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस है, नवी मुंबई कॉर्पोरेशन है, मुंबई कॉर्पोरेशन है, नागपुर, ये जो अर्बन एरियाज हैं यहाँ पे काफी एरियाज में अर्बन फॉरेस्ट्री की काफी डिमांड है। जहाँ पे भी बहुत हैवी डेंस प्लांटेशन हम लोग करते हैं। ऑलमोस्ट 1 एकड़ प्लांट में 1500 से 2000 पेड़ करके, जिसे कि जापानीज टेक्नोलॉजी में मियावाकी फॉरेस्ट भी कहते हैं, उसकी डिमांड काफी बढ़ती जा रही है अर्बन एरियाज में। तो उससे भी एक काफी अच्छा रेवेन्यू सोर्स ऑफ इनकम आप लोग कंसिडर कर सकते हैं एज अ फार्मर कम्युनिटी। मैं इस चीज पे, इस स्लाइड पे थोड़ा सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि हम लोग इन स्पेसिस को ये करें। स्टार्टिंग में बीबी सिंह साहब ने काफी अच्छे से हाईलाइट किया कि किस तरीके की ग्रोथ होता है और क्या ये है यूजर्स है। तो हम लोग जब भीमा बाम्बू की बात करते हैं तो भारती साहब ने कल काफी सारे पॉइंट्स में कवर किए होंगे। जब हम लोग स्मॉल प्लांटेशन से आते हैं से लाइक 200 प्लांट्स पर एकड़, तो उसका यूजर्स कुछ और होता है, उनके ग्रोथ अच्छी होती है, बाकी ये सब कुछ। लेकिन अगर हम लोग उससे बायो CNG और बायो इथेनॉल, बायो मास प्रोडक्शन में अगर करना चाहते हैं तो देन वी कैन गो फॉर हेवी डेंसिटी प्लांटेशन, जो कि 1000 प्लांट से ऊपर हो सकता है, स्पेसिंग ऑफ 10x4 फीट। फिर बाम्बूसा न्यूटन्स का भी हम लोग डिफरेंट इंडस्ट्रीज में यूज कर सकते हैं। एंड इसमें मोस्टली न्यूटन्स के साथ में हम लोग इंटरक्रॉपिंग को भी बहुत प्रमोट करते हैं। बाकी टुल्डा एंड भीमा के साथ में भी जा सकते हैं, बट सिलेक्ट हाईवी डेंसिटी पॉपुलेशन में, हेवी डेंसिटी प्लांटेशन में आप काफी अच्छा रिटर्न भी पा सकते हैं फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज। स्टॉक्सा एक बहुत इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर यूज में हो सकता है। देन ब्रांडेसी एक है जिसका भी स्पेसिंग्स और ये सब कुछ, मैं ये सारा प्रेजेंटेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा।
You can download it. As per Vulgaris, काफी लोगों ने अलग अलग इसके ये किए हुए हैं। मैं एक बड़ा यूज हमारे रीजन का, महाराष्ट्र रीजन का मैं बता सकता हूँ। स्टॉक्स है या स्ट्रिक्टस है, ये अगर किसी के पास भी अवेलेबल है तो कल मैं नासिक ही विजिट कर रहा था, एंड इन दैट आई मेट अराउंड 4 to 5 बिग बैम्बू सप्लायर्स, जहाँ की नासिक एक डिस्ट्रिक्ट की रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट 15 लाख बैम्बू स्टिक्स की है, जो कि हॉर्टिकल्चर और सब में यूज हो सकता है। इतना बड़ा रिक्वायरमेंट एक नासिक डिस्ट्रिक्ट का है। जैसे कि हम लोग बाकी इंडस्ट्री देखे और बाकी इंडस्ट्री देखे जो हॉर्टिकल्चर और ये सब कुछ मैनेज है। आपका वीडियो शायद आप करना पड़ेगा प्रीतम जी, आपका वीडियो आप करके सिर्फ आवाज अगर आए तो ज्यादा बेहतर होगा। आवाज क्रैक हो रहा है आपका। ओके, नेटवर्क का इशू है। एक मिनट दीजिए। आपकी वीडियो ऑफ हो गई है। आप अब प्रेजेंटेशन को बढ़ा सकते हैं आगे। ओके, अभी जो करंट रिक्वायरमेंट हमारी है वो काफी रिक्वायरमेंट, हम लोग अलग अलग इंडस्ट्रीज के साथ में पार्टनर्स है। अगरबत्ती इंडस्ट्रीज में आईटीसी, साइकिल अगरबत्ती के साथ हम लोग काम करते हैं। तो हमें अभी स्पेशली टुल्टा स्पीशीज अगर कहीं पे भी अवेलेबल है तो वी हैव रिक्वायरमेंट ऑफ मोर देन 1500 टन्स पर मंथ। इसके अलावा मुंबई और गुजरात रीजन में बारबेक्यू स्टिक्स हुआ, आइसक्रीम स्टिक्स हुआ, चॉपस्टिक्स हुआ, इसके लिए भी काफी ह्यूज रिक्वायरमेंट है। ऑलमोस्ट 1500 टन्स पर मंथ का हम लोगों का। कुछ सीमेंट इंडस्ट्रीज के साथ में काम कर रहे हैं, प्लस थर्मल पावर प्लांट्स के साथ में भी लॉकडाउन थोड़ा हो गया था, लेकिन उसमें भी हम लोग काफी ह्यूज स्केल में काम कर रहे हैं। तो हमें 750 टन्स पर मंथ का बीमा एंड अदर वेस्ट जो है, बैम्बू वेस्ट जो है, हम लोग उससे प्रोक्योर कर सकते हैं। देन स्ट्रिक्टस एंड स्टॉक्साई, ये अगर कहीं पे भी आपके पास अवेलेबल है फॉर हॉर्टिकल्चर पर्पस, इसके स्पेसिफिकेशंस मैंने आपको दिए हुए हैं ये स्लाइड में। तो हमें 6 फीट से लेके 25 फीट तक विद रेंज ऑफ 1 इंच to 2.5 इंच, इस रेंज में हमें बैम्बू स्टिक्स चाहिए विद ऑफ कोर्स मोर देन 2 years ऑफ मैच्योरिटी। वो हम लोगों की रिक्वायरमेंट है, और ये हम लोग एक सीजन में लगभग 5 से 7 लाख स्टिक्स इजीली प्रोक्योर कर सकते हैं। इसका मेन सीजन होता है मोस्टली मई टू जुलाई, और सेकंड जो क्वार्टर जिसमें टाइप करके इन्हें प्रोक्योर कर सकते हैं। ये एक मैं महाराष्ट्र में काफी अच्छा प्रोजेक्ट, अपकमिंग प्रोजेक्ट है, बैम्बू रिलेटेड, कंप्लीट 100% बैम्बू बिल्डिंग यहाँ पे बन रही है। तो मोर देन 2 लाख स्क्वायर फीट का ये कंस्ट्रक्शन है बैम्बू का, एंड इसमें काफी लोगों ने बहुत इंटरेस्टिंग ये किया हुआ है। मैंने इस प्रोजेक्ट में एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर करके ये किया हुआ था फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र साइड। तो ये एक काफी बड़ा रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर बैम्बू निकल के आएगा सभी के लिए, एंड एवरीवन कैन विजिट दिस बाय अगस्त। ये 15 अगस्त के आसपास पब्लिक के लिए ओपन हो जाएगा। हम लोग कुछ सीमेंट इंडस्ट्रीज के साथ काम कर रहे हैं अभी साउथ में, जहाँ हम लोग उन्हें करके बैम्बू का मोस्टली बायोमास वो लोग यूज करते हैं इन क्लिंकराइजेशन प्रोसेस सीमेंट इंडस्ट्री। आई विल क्लोज माय प्रेजेंटेशन। संदीप जी आप टेक ओवर कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन हो तो मैं अवेलेबल। हाँ, थैंक यू वेरी मच प्रीतम जी। आपने किसानों का बाकी चीजों से आपने प्रेजेंटेशन में जो दिखाई वो तो लोग कई दिनों से देखते आ रहे हैं, बट आपका सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट स्लाइड था। कोशिश मैं करता हूँ वो फिर वापस उसको यूज करने की। संदीप जी मैं आपके साथ में लिंक शेयर कर देता हूँ। नहीं, ये मैंने अभी मैं बात कर रहा था, तो जो जितने भी किसान लोग या प्लांटर्स अवेलेबल है अभी आज हमारे साथ जुड़े हुए,
उनके लिए मैंने ये आपका जो रिक्वायरमेंट है वो फिर से वापस स्क्रीन पे शेयर किया है। तो कृपया जो भी लोग बांस बेचना चाहते हैं अपना, या जिनके पास भी है, तो ये प्रीतम जी की रिक्वायरमेंट है, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि उनको इमीडिएटली इस तरह की रिक्वायरमेंट रहती है, तो इमीडिएटली ये रिक्वायरमेंट है उनको, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बेचने के लिए आपको जो भी बाम्बू है या जिस तरह के भी बाम्बू प्रोडक्ट है, आप इनके साथ टाइप कर सकते हैं, बिकॉज उनका इमीडिएट वो रिक्वायरमेंट है और वो बेचने के लिए तैयार है, आपसे खरीदने के लिए तैयार है। तो सबसे बड़ा बाकी चीज़ तो आपकी मुझे कोई नया नहीं लगा, बट ये नई चीज़ है कि कोई आदमी बोल रहा है आके ट्रेनिंग में कि मेरे को ये चाहिए, तो दैट इज़ वेरी गुड साइन कि हमारा ट्रेनिंग जो सफल हो गया, कि आखिरी में एक आदमी हमको मिल गया कि हमको ये चाहिए करके। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रीतम जी, मैं अभी इसको बंद करता हूँ। थैंक यू सो मच। यस यस, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट स्लाइड था और सबसे बड़ा स्टेटमेंट था आज के दिन का या एंड ऑफ द डे। कल से हम बात करें बम्बू प्लांटेशन कल्टीवेशन मैनेजमेंट पे और ट्रेनिंग दे रहे हैं किसानों को, तो लेकिन बेचना कहाँ, ये बड़ा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। तो वो चीज़ को लेके आपने काफ़ी बड़ा सहयोग दिया और हमारे साथ आए, जुड़े, और आपका शेयर किया आपके कंपनी के बारे में और आपकी रिक्वायरमेंट बताई। डेफिनेटली इसमें से कई सारे किसान आपसे जुड़ना चाहेंगे, तो मैं आप किसानों को भी बोलता हूँ कि इनका कॉन्टैक्ट डिटेल हम आपके साथ शेयर करेंगे, प्रेजेंटेशन भी शेयर करेंगे, तो आप इनके साथ टच में रहिए। आपको जब भी बाम्बू को चीज़ बेचना हो, इनके साथ आप टाइप कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रीतम जी आपका। तो मैं अभी इसमें हमारे साथ में कुछ हिमाचल प्रदेश से जो फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी है वहाँ से डॉक्टर HP, आई थिंक वो लेफ्ट हो गया क्या, HP सांकियान, शायद वो लेफ्ट हो गया। डॉक्टर अनीता सिंह, यस वी हैव डॉक्टर अनीता सिंह, सो हाँ, तो मैं अनीता सिंह मैडम को 5 मिनट देना चाहूँगा, क्योंकि कल से वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनीता सिंह मैडम, ये अनीता सिंह मैडम, यस, आप बात कर सकती हैं, आपका अनम्यूट किया हुआ। हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आपका वीडियो भी दिख रहा है इसमें। अच्छा, हाँ जी मैडम। हाँ मैं बोलूं? हाँ जी हाँ जी। सबसे पहले तो ये आपने 2 दिन का जो प्रोग्राम किया है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई हो आपको। और ये बहुत काफी फुल रहा होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो संदीप जी, एक चीज मैं सबसे पहले कहना चाहूंगी कि जो हमारे ग्रोअर्स हैं, ट्री ग्रोअर्स हैं, बैम्बू ग्रोअर्स हैं और फार्मर्स हैं, तो वो तो जब कभी भी सैपलिंग्स लेते हैं या प्लांटिंग मटेरियल लेते हैं, ठीक है, तो वो सबसे पहले उन्हें ये कोशिश करनी चाहिए कि जो ऑथेंटिकेटेड एजेंसीज हैं, स्पेशली जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, वो सिर्फ उन्हीं से लें, ठीक है। जब वो उनसे लेंगे तो ये उसमें गारंटी रहेगी कि उनके पास जो भी प्लांटिंग मटेरियल जा रहा है दैट इज ऑफ क्वालिटी, ठीक है, वो बेस्ट क्वालिटी का होगा। और दूसरी चीज ये कि वो कोशिश करें कि सीड जनरेटेड ये प्लांटिंग मटेरियल ही लें। सीड जनरेटेड प्लांटिंग मटेरियल लेने से क्या होगा कि उनको जो उस स्पीसीज की जो फिजियोलॉजिकल साइकिल है ना, वो पूरी की पूरी उनको मिलेगी। अगर किसी बैम्बू की एज 60 इयर्स है तो सीड जनरेटेड प्लांट ये कहते हैं कि उसको प्लांट लगाएंगे, उसकी पूरी उम्र 60 साल की उनको मिलेगी, उसके बाद ही उसमें फ्लावरिंग होगी, ठीक है। और अगर सीड जनरेटेड प्लांट्स नहीं है तो उन्हें ये कोशिश करनी चाहिए कि जो मैक्रो प्रोलिफरेशन से प्लांट्स तैयार किए गए हैं वो लें, क्योंकि मैक्रो प्रोलिफरेशन 5 साल से ज्यादा के प्लांट्स का कोई भी नहीं करता, कोई भी एजेंसी नहीं करती। तो अगर 60 साल किसी प्लांट की एज है तो कम से कम 55 इयर्स का प्लांट तो उसका चलेगा ही चलेगा। ये 2 चीजें स्पेशली बहुत ध्यान देने वाली चीजें। इसमें फार्मर्स को और ये ट्री ग्रोवर्स या बैम्बू ग्रोवर्स की उतनी जिम्मेदारी
नहीं बनती जितनी की हम जैसे लोगों की जिम्मेदारी बनती है जो ये प्लांटिंग मटेरियल सप्लाई करते हैं, क्योंकि फार्मर्स को उतना पता नहीं होता। जब उतना पता नहीं होगा तो क्या होगा कि वो हमारी तरफ ही देखेंगे, जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उनकी तरफ ही। तो गवर्नमेंट एजेंसीज की ये ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि हमारे फार्मर्स को बेस्ट क्वालिटी का ये मटेरियल प्रोवाइड कराएं। और हमारे पास जो प्लांटिंग मटेरियल अवेलेबल है, हम लोग काम कर रहे हैं डेंड्रोकल्मस हैमिल्टोनाई पे, स्ट्रेक्टस पे और बैम्बोस पे। तो इसके हमारे पास प्लांटिंग मटेरियल प्लेंटी में अवेलेबल है, क्योंकि पिछले दिनों नेशनल बैम्बो मिशन से भी हमें प्रोजेक्ट्स मिले हुए हैं, तो उसमें भी हमने जनरेट किया है। और उससे पहले भी हम लोग 88 से बैम्बोस पे काम कर रहे हैं। तो हम ये 3 स्पीसीज पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। ओके, धन्यवाद मैडम। थैंक यू वेरी मच। मैं अभी क्वेश्चन आंसर की तरफ आगे बढ़ना चाहूँगा। तो बेसिकली मैं अभी चाहता हूँ कि आपके जितने भी जिन लोगों को क्वेश्चन पूछना है आज और कल के स्पीकर से रिलेटेड, जो भी आपको क्वेश्चन पूछना है वो आपका हाथ रेज करें यूजिंग द, जो आप में ऐप में अगर आप जूम में 3 डॉट देख रहे हैं उसमें आपको रेज द हैंड का ऑप्शन होगा, उसको आप रेज करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो कई सारे ऑलरेडी हैंड्स रेज कर चुके हैं, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो आई थिंक ऑलरेडी 8-10 लोगों ने हाथ रेज किया है। तो आप वो ऐप का यूज़ करके हैंड रेज करें, मुझे फिजिकली वीडियो के बजाय। तो मैं अभी जाना चाहूँगा मधुरा कृष्णमूर्ति जी। मैं इससे पहले कि आप क्वेश्चन पूछें, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप एक ही क्वेश्चन पूछें। हाँ, एक ही क्योंकि हमें समय की सीमा जो है वो हमारी खत्म है, तो आप एक ही क्वेश्चन पूछें कृपया करके। एक आपको जो इम्पोर्टेंट लगता है वही क्वेश्चन पूछें। एक स्पीकर, एक पार्टिसिपेंट एक ही क्वेश्चन पूछे। यस Madhura ji, you can go ahead. Yeah, namaskaram. My question is, what are the skills needed to harvest bamboo? I mean, if I grow it in Karnataka, where do I get the people who know how to harvest bamboo? And also people say you have to harvest on particular days, like Amavasya or Paurnami or something. So is that true? And how do we get the skills to harvest bamboo? आपको ये to whom you want to, I mean, interested to get the answer from whom? I don't know. I mean, whoever knows it best. Maybe it's the Bharti sir or. Okay, I think Bharti sir is already there. Kamesh sir is also there. Yeah. So, Dr. Bharti, Dr. Kamesh. Yeah. Thank you. Thank you. Good afternoon to all of you. And nice to see all of you today again once more. And you said, like, the skills are needed only if it is a thorny bamboo, which you have a lot of experience in South India, especially in Karnataka, Tamil Nadu and Kerala, where you have thorny bamboos. You need a very skilled people. But if you're going to grow thornless bamboo, which are maximum number, like in all the Balkova species, Tulda or Newtons, all the species, Toxii, all these are thornless bamboo. There is not very highly skilled specialization is needed for harvesting this bamboo. And this bamboo is harvestable like a sugar cane. Wherever sugarcane harvesting people are there, they'll be able to harvest it. And only thing is when they harvest, there are a couple of things to be looked at, which should be harvested just 2 nodes above the ground and a slant cut, so that the water doesn't stagnate during the monsoon time, and then they start rotting. And then the sprouting is better. Normally, what happens? People try to use the normal the blades and then a normal knife, which they literally kill the stem, and infection leads to the rhizome also. They should use a nice cutting, either with the AXA blade, but that's not practically possible. One should go for an electric saw or a power saw to cut it very nicely in a slant cut, not a vertical cut, so that it is able to sprout and come back. So it's very, very important when you cut a harvested bamboo, you don't damage the rhizome, which is very important. 30% of the bamboo is below the ground, and 70% is above the ground. What you're harvesting is only the above the ground.
But if you start disturbing them in a couple of months, you'll have problem with this. And there is no highly specialized skill needed for a thornless bamboo. Thank you very much. So I would like to supplement if नहीं अभी मैं आगे नेक्स्ट स्पीकर जो नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है उनको मैं पास जाना चाहूंगा, जॉबिन जॉर्ज। अजय ठाकुर साहब इसमें से कुछ ऐड करना चाहते थे एक्चुअली इसी क्वेश्चन में। अच्छा ओके अजय ठाकुर जी। हाँ मैडम ने जो 2 बात और पूछी थी कि क्या टाइमिंग, यस इसका टाइमिंग का है बैम्बू का। टाइमिंग नॉर्मली न्यू मून का जब करते हैं, ये नया होता है उसके तीसरे चौथे दिन से लेके, क्योंकि फुल मून की तरफ नहीं करते हैं बैम्बू को, हमेशा अमावस्या के आगे और हमेशा अमावस्या के पीछे, द मूनलेस स्काई के आगे 4 दिन 5 दिन पीछे और आगे करते हैं। सेकेंडली एक और क्वेश्चन पूछा था विच वन, तो उस पे एक शीथ होता है, बैम्बू शीथ बताता है। पहले साल में सारे बैम्बू में शीथ लगा होता है, दूसरे साल में कुछ नीचे बेस में शीथ लगा होता है, तीसरे में शीथ निकलना शुरू हो जाता है। तो नॉर्मली जिसमें शीथ निकल जाता है बैम्बू में ऑटोमेटिकली वो वाला, और उसके आगे अगर किसी में बेस में हल्का काई जैसा लगा हो उस पे। और इंडियन फॉरेस्टर में एक पेपर है खान साहब का, बैम्बू का एज और उसका डिटरमाइन करने के लिए अपीयरेंस से, उससे भी हेल्प मिल जाए। आई होप सो सप्लीमेंट कर दिया मैंने। यस थैंक यू वेरी मच सर। मैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जॉबिन जॉर्ज है केरला से। जॉबिन जॉर्ज, यस आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जॉबिन जॉर्ज, ओनली 1 क्वेश्चन प्लीज। आपको अनम्यूट किया है ऑलरेडी। Yeah, okay sir, okay. Thank you. Sir, I have one question. Is there any suggestion for the revenue of farmers till the harvest of the bamboos? Like it will take mostly 3 to 4 years, right? So my one question is that, and is there any grants or subsidies available for the bamboo plantations as of now, and how can we avail it? These are my questions. Okay. Dr. Kamesh is there? This is a question to be marked to National Bamboo Mission or the Kerala Bamboo Mission, because subsidy and all are given through the mission only. So I don't think we can give any direct reply, but they have to contact the state Bamboo Mission for this subsidy. So yes, so on subsidy definitely I will like to answer this question then. Yes, subsidy is available for growing bamboo for farmers. 50% subsidy is there through National Bamboo Mission, which is implemented through State Bamboo Mission. So you can contact your respective State Bamboo Mission for subsidy. They are giving 50% subsidy below 2 hectares of plantation. You have to submit your form, and then there is an option of National Bamboo Mission on National Bamboo Mission website where you can upload your information for the subsidy. Yes, for intercropping, I think Dr. Bharti will answer this question. Yes, yeah. Thank you. Yes, depending on the spacing between the bamboo, it's a wider spacing. You will be able to grow any other plant inside between the 2 rows of bamboo. For 1.5 years, comfortably can grow. We have grown even banana. Even banana was able to grow very well, and that's a long-term crop. Short-term crop like all the pulses, cereals, vegetables, medicinal plant, all that can be grown. So bamboo can give you revenue from intercrop for the first 1 year or 1.5 years. Then the leaf which is keep falling, yesterday I was showing you that it can be converted into good vermicompost. That will slowly start increasing, and then that also can be continue for the income after 1.5 years. It's not very high, but it will be able to take care of the day-to-day operation work for the year. And branches, what is getting cut also can be used. The pruning starts from the 3rd year onwards. That pruning also can be used for making 30, they call it. It's like a fence can be used, and that also can be used. But these are all very minor revenue, which cannot compensate as a profit, but it can really take care of some of the operational expenditure for the first 3 years. No, thank you, sir. So I'm going to next participant, Atul Jain. Atul Jain from Rajasthan. Yes, sir. Can you hear me? Yes. So, my question is Rajasthan included in National Bamboo Mission?
Yes. National is And national. where to get the seed-based bamboos? Because if I get the bamboo which is grown by a plant, it may flower in next 2-3 years. So Dr. Ajay Thakur from Forest Research Institute can answer this question. Yeah, Dr. Thakur. या डॉक्टर अजय ठाकुर। हाँ जी, इनका क्वेश्चन है राजस्थान में सीड बेस्ड पौधे कहाँ मिलेंगे? देखिए सीड बेस्ड पौधे तो अभी क्या है ना कि 3 आपको बता देता हूँ इस साल सीड किसका आया है। वो आया है डेंड्रोकैलामिस स्ट्रिक्टस लाठी बांस, दूसरा आया है क्या कहते हैं कांटा बांस, उसका थोड़ा सा मिल रहा है। उसके बाद इस बार थोड़ा सा आया है एक कुछ हमारे पास भी है, वो है पौड़ा बोलते हैं पॉलीमार्फा। वो थोड़ा राजस्थान में डिफिकल्ट है, बट जैसे कुछ एरिया राजस्थान में बड़ा हरा भरा है, बांसवाड़ा नाम ही है बांसवाड़ा, तो ये आया है। टुल्डा का मैंने सुना है आ रहा है, पर मिलेंगे कहीं नहीं, ये सारा सप्लाई नॉर्थ ईस्ट से आ रहा है। लाठी बांस और मैं ये शेयर कर दूंगा, लाठी बांस और कांटा बांस कुछ देहरादून में सीड सप्लायर है वो दे देंगे, बाकी बांस आपको नॉर्थ ईस्ट से ही लेना पड़ता है सीड के लिए। आई थिंक समीर जमातिया है, तो मैं उनको चाहूंगा कि वो भी समीर जमातिया जी। हाँ समीर जमातिया तो सीड में काफी करते हैं काम। हाँ इसलिए मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ। समीर जमातिया जी, समीर जमातिया जी, कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन? हेलो, आई थिंक वो ऑन है लेकिन दिख नहीं रहे, तो डेफिनेटली आपको some problem with his internet it seems. No, now he is on. Now he is on. समीर जमातिया जी, सीड बेस सीडलिंग्स और प्लांट चाहिए लोगों को। समीर जमातिया जी, yes, I think he is not there, so we'll go to next. I think you got the answer, Atul Jain sir. हाँ, छोटे क्वांटिटी में अगर मुझे कांटेक्ट करेंगे तो मैं छोटे क्वांटिटी में, इस बार मेरा खुद का यहाँ हार्वेस्ट हुआ है बैम्बूसा पॉलीमार्फा, वो मैं बहुत छोटे क्वांटिटी में देता हूँ। संदीप, हाँ, I can also give let them to contact दे सकते हैं। Okay, कामेश जी आप बताइए। No, whatever they want, Tulda, I can provide seedlings. Okay. But only thing is that transportation has to be by train. Okay. Otherwise, it's difficult to send. Okay, yes, thank you. So, yes. Yeah, getting so, is not the issue, but sending is a big issue. अच्छा, okay, ठीक है। So I will go to next participant. जो दूसरे participant है दीपेंद्र परमार साहब, ये शायद मेरे गांव से, तो आप क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? दीपेंद्र परमार साहब, हाँ जी। Yeah, good afternoon, sir. हाँ। Hello, sir. My question is to the person from Mac Forestry one. Is bamboo used for making ethanol right now anywhere? And for the biomass, what is the price they are paying per ton? Means what the farmers are getting? Pritam? Yes, I'm there. Parmar sir, currently तो इथेनॉल का वायबल प्रोडक्शन कहीं भी हो नहीं रहा है इंडिया में। प्रोजेक्ट्स काफी सारे डिस्कस हुए हैं। एक ओडिशा में प्लांट सेटअप हुआ था, लेकिन उसमें रॉ मटेरियल सप्लाई का कुछ इशू है। और हम लोग अभी साउथ में काम कर रहे हैं, उसमें हम लोग लगभग 2500 से लेके 3000 रुपीस पर टन का रेट पे कर रहे हैं। और एज अ बायोमास। Can I answer? Can I also give inputs? Yeah, Kamesh. See, when you are looking at ethanol, you have to look as a feedstock. We did a study for NRL through PwC, and we entered MOU with Arunachal Pradesh and Nagaland government. But the problem is that you cannot have fresh bamboo to make ethanol. But the price we have kept was from 3,500 rupees to 5,500 of the processed bamboo. Processed bamboo. I am saying processed bamboo is not raw bamboo. So what is the processed bamboo in that case? You have to cut into chips or into slivers. अच्छा, okay, chips किया हुआ bamboo चाहिए आपको। Yeah, but the problem here is that chip के लिए भी transportation में मुश्किल है, because you have to bale it. जैसे chips बन जाएगा, it becomes loose. अच्छा, okay. And it is more prone to fire hazard. जैसे मिजोरम में हुआ है, chips बनाया and also there was a big fire.
in the dry season. Okay. So what I'm saying is that bamboo should not be used for ethanol, but it should be used as feedstock. Otherwise, Yes. it's not viable at all. So I'm going to next participant, आदित्य सिंह. आदित्य सिंह, आपका कुछ क्वेश्चन था? आदित्य सिंह. Can you all hear me? हाँ हाँ. So my एक ही first क्वेश्चन. Based on whatever I have heard from the speaker since 2 days, it seems that in Rajasthan, Newton's, Balkova and Tulda are the 3 varieties that we should be growing. Again, I think this question was partially asked. Would you be sharing the details of the certified seed suppliers? Yes. Because Rajasthan has a serious challenge is that there is no tradition of bamboo cultivation here, so to speak of, and no planting material is available. I have contacted the Agriculture Department and Horticulture Department of the Kota district. There is no information about the bamboo here. ये नेशनल बाम्बू मिशन की वेबसाइट में साहब आए थे सुबह, उन्होंने शायद वेबसाइट का जिक्र भी किया था, तो उसमें उनका सर्टिफाइड नर्सरीज का लिस्ट उसमें दिया हुआ है. तो उसमें हर स्टेट की नर्सरीज के बारे में बताया गया है, इंक्लूडिंग टिफिकल्चर लेबोरेटरीज लाइक डॉक्टर बराती एंड देयर आर सम लैब्स इन मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र. Also is to Mr. Bharati, he had mentioned yesterday that there is some supply by him to Rajasthan. Who Yes, do we yes. contact to get the material, Mr. Bharati? Yes, Dr. Bharati. Yeah. See, all the plants are supplied directly from here. It goes in truckload and it reaches the place. In fact, today, now it's all going to Maharashtra, many parts of Maharashtra, Madhya Pradesh. In fact, there is a load unloading today in Gujarat. And so they want the plant is going from here and is distributed. There is no agent specifically for each state except for Maharashtra. But then for Rajasthan, you can directly approach us. We are people. We combine the requirement together. Normally, a truck takes around 25,000 plants to 40,000 plants. And we distribute along with the people. They come, they unload it, come back. But one thing is there should be a minimum requirement. Otherwise, it's not economically viable for transport from here to all the way to Rajasthan. Yes, there are other labs also in Maharashtra also, but their requirement is also same what Dr. Bharati is saying. Minimum 6,000 plant requirement should be there. They can dispatch it from their lab to your place. Exactly. So, yeah, thank you, sir. So next question from Achal. Achal, आपका कुछ क्वेश्चन था? आंचल, हाँ आंचल, आपका कोई क्वेश्चन था? आंचल, आपका कोई क्वेश्चन है? आप हाथ रेज कर रहे हैं? हेलो, लगता है आपका कोई क्वेश्चन ही नहीं है. विरूपाक्ष नीलांगल, आपका कोई क्वेश्चन है? Yeah. Hello. Only single question. Yeah, just only single question I want to ask. I want the addresses of these things, 4 people. One is the demonstration plots in Karnataka. Okay. Where farmers are already growing bamboo. One is that, and address of authentic nurseries. Because I joined late for the class yesterday. Okay. 1 hour late. I got late registration. And also contact number and address of Mr. Pritam Shinde and Dr. Anita Singh. Okay. Pritam Shinde, please. I think he will answer your Karnataka related question also, because he is very closely working at Karnataka. Yes, Pritam? sir. We are working towards Belgaum, Kolhapur side, border areas में, ठीक है? तो आप अगर वहाँ पे है तो वहाँ पे हम लोग definitely कुछ plots वगैरह देख सकते हैं. या तो फिर चंद्रपुर और इस एरिया में अगर कभी आप ट्रैवल कर सके तो that is one option डेमो प्लॉट्स के लिए. एंड बाकी जो कांटेक्ट डिटेल्स है शेयर्ड में प्रेजेंटेशन, उसमें सारे कांटेक्ट डिटेल्स है विद IFG टीम, तो वो शायद से सभी को मेल भेज रहे हैं. फोन नंबर ऐसा सर इसमें? Yes, फोन नंबर. Okay, sir. सभी कुछ I'll contact you, sir. I'll contact you. And if you're near Bangalore, तो शायद से भारती सर can definitely help you with some plots. उस साइड में कुछ प्लांटेशंस डेफिनेटली हम लोगों ने देखे हुए हैं. Yeah, there are plots available in Karnataka. Where are you in Karnataka? Which place in Karnataka?
Where are you located in Karnataka? Just 1 minute. Virupaksha? हाँ विरूपाक्ष, आप कहाँ पे हैं कर्नाटका? Yeah, I am from Raichur, Karnataka. Oh, North Raichur. Karnataka. Okay, Raichur, North Karnataka. I know. Yes, sir. And there is one nice plot is there close to you, means is in Gadag, and Gadag. that's around 5 Khanapur. That's in Which is- Khanapur. Virupaksha, there is a model plantation of Bambusa Balco in Khanapur. So You Gadag can- is very far away from Khanapur. Sir is telling Gadag. Gadag is a different place. It is near Hubli. No, I'm talking about the Khanapur, where the Okay. forest department has done a model plantation there with tissue culture crop. So That is near Preetham Belgaum. Yeah, that is near Yes, Belgaum. near Belgaum. Yes, yes. Yeah. And near to you, there are some plots in Isal Karanji, just above your place. Sir, but where can I get the address? Like you can tell the place Yeah. specifically. I have to meet the farmers and I want to visit the plots. Yeah, Preetham will share the details of the farmers. Yes, you can also write to us. So, Yes, sir. my email is there. You can send a mail. We will be able to give the farmers who are planted in Raichur itself. I remember right now, I'm not able to tell, but the Raichur Forest Department is planted for the last 2-3 years. Okay, sir. And you can write to me. You just look for Gromo Biotech, and then you just send a mail to us. We will be able to give you the address of farmers who are there in Raichur. I visited your Yeah. stall. I visited your stall, sir, this time. Excellent. Bromo stall. I actually seen that Bima. I had taken a plant also, requested from the stall. Okay. I got it. I'll contact you, sir. Please. Okay, thank you. So I'm Okay. going to Sunil Baldawa. Please unmute yourself. Sunil Right, Baldawa, Sunil, आपका कोई क्वेश्चन है? सुनील बलदावा. हेलो. हाँ. Yes, single question, please. आपका आवाज नहीं आ रहा है. आपका आवाज नहीं आ रहा है बलदावा जी. आपको अनम्यूट करना पड़ेगा. हेलो सर. हाँ अभी आ रहा है आवाज. हाँ. हेलो सर. Sir, any PPP, public-private partnerships with EMT Forest or government's land for bamboo plantation is there? EMT land. नहीं, एज ऑन डेट ऐसा कोई पीपी मॉडल नहीं है, बट गवर्नमेंट पॉलिसी में इस तरह पे काम करने के लिए बात हो रही है. तो जैसे ही होगा डेफिनेटली आपको वो वेबसाइट में भी अपलोड कर देंगे. वो डेफिनेटली ऐसा बात चल रहा है. अभी तो नहीं है फिलहाल. ओके सर. थैंक यू. सो दूसरा नवनाथ हल्दनकर. नवनाथ हल्दनकर. हाँ यस सर. हाँ क्वेश्चन सिंगल प्लीज. हाँ, एक ही क्वेश्चन पूछे. मैं महाराष्ट्र राजापुर से हूँ. मुझे प्लांटेशन करके उसके ऊपर प्रोसेसिंग, प्राइमरी प्रोसेसिंग करके करना है. तो कौन सा बाम्बू उधर करना चाहिए और कितने लैंड के ऊपर करना चाहिए और क्या प्रोसेस रहेगा उसके लिए? प्रीतम. जी आप थोड़ा अगर क्वेश्चन रिपीट करेंगे, इनका वॉइस थोड़ा बीच में ब्रेक हुआ है. हाँ, वो राजापुर से है. राजापुर से रत्नागिरी से. उनको वहाँ बाम्बू प्लांटेशन और क्लस्टर में प्रोसेसिंग करना है. तो वो कौन सा बाम्बू लगाना चाहिए और क्या क्लस्टर में प्रोसेसिंग हो सकता है? सर कोंकण एरिया में मानगा बाम्बू बहुत अच्छा होता है. तो आप मानगा बाम्बू का एक डेफिनेटली प्लांटेशन कर सकते हैं. मानगा के अलावा कल जैसे संदीप चोपड़े साहब थे साथ में, तो उन्होंने काफी वैरायटीज किया हुआ है. भीमा भी उन्होंने ट्राई किया हुआ है. तो भीमा, टुल्डा, मांगा, ये 3 आप डेफिनेटली देख सकते हैं आपके लिए. और जब प्रोसेसिंग की बात है, तो अगर अपनी प्राइमरी प्रोसेसिंग में सिर्फ बैम्बू को कट करके सिर्फ स्लाइवर्स का भी अगर प्राइमरी प्रोसेसिंग शुरू किया, तो दैट कैन बी वेरी हेल्पफुल. वो हम लोग कंप्लीट प्रोक्योरमेंट मुंबई में कर सकते हैं और डिफरेंट पर्पस, बारबेक्यू स्टेक्स, टॉप स्टेक्स, अगरबत्ती स्टिक्स के लिए we can use it. अच्छा, तो उसका हेलो. नवनाथ जी मैं सुन नहीं पा रहा हूँ आपको. सर मार्केटिंग लिए कैसा सपोर्ट मिलेगा सर? आप एक काम करिए, आप आराम से यू कैन कांटेक्ट मी. तो विल सेट इट अप. यानी आप कैसे प्लांटेशन करना चाहेंगे. आप महाराष्ट्र बाम्बू लिंकेज भी हम फाउंडेशन है. महाराष्ट्र बाम्बू प्रमोशन फाउंडेशन जो मार्केटिंग के लिए हेल्प करता है, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं. उसमें अभिषेक गावड़े अभी उनके ऑफिसर एक ज्वाइन किए हुए थे, शायद वो लेफ्ट हो गए.
तो आप महाराष्ट्र बाम्बू प्रमोशन फाउंडेशन ऐसा करके आप सर्च करेंगे गूगल में, तो उसको आपका कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएगा। वी गिरिराज करके उसके सीईओ है, और अभिषेक गावड़े जो अभी यहाँ पे थे बट शायद वो लेफ्ट कर गए, तो उनसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको पूरी हेल्प करेंगे। और साथ में प्रीतम जी से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको हेल्प करेंगे मार्केटिंग में। थैंक यू। अभी विकास करके हैं, विकास। Vikas. Good afternoon. हाँ, एक क्वेश्चन। My question is to Mr. Kamesh. Mr. Kamesh knows me well. Now, I wanted to know, like, we have plantation, and I want to increase my plantation. But the point is, where do we sell it? You know, like mass production. If it happens, there is no new factories, nothing we can see that promotes, helps us in deciding to go for more area. So can you give us some inputs on paper mill around Assam, or biodiesel? He spoke about that it's not working. So before we go for huge production in terms of area, what should be the future plan? I mean, like, selling poles is one thing, but how do we feed the industry? What kind of industries we can feed to? See, I need to understand about the bamboo you're growing, number one. If you're going Balcoa or Tulda, there's a market for that in any case. But if you're going beyond that, we have to look for as biomass. But all of them are labor intensity market. Now, even Agarbatti people are asking me, give me bamboo in sleds. Usko kaat ke banao. So there are many ways. If you do, you need to put a primary processing or a grading unit. Once you do that, the value addition will be higher. But if you're selling as raw bamboo, then you have to compete with the market where instead of Kuch Bihar or in Kosaigaon or in Kokazar. But you are located in Dibrugarh side, your transportation is going to be a bit higher. So bamboo is again something very tricky. The more farther you go, your transportation cost will add. But if your bamboo is good quality, good for slivers, good for the timber substitute, like for poles, for scaffolding and all. First, you need to do the grading. Grading करने से, I suggest that you go for grading of bamboo. कुछ पोल के लिए जाएगा, कुछ जाएगा आपका अगरबत्ती स्टिक के लिए काट के जाएगा, जो बचेगा। See, Dalmia, even Sandeep will say, Dalmia requires lot of bamboo biomass. I don't know where you are located in Assam. आप कहाँ पे हैं मुझे मालूम नहीं exactly. तो आप जो है आसाम में, आपके पास में अगर लम्सनोंग है, लम्सनोंग में दालमिया सीमेंट का फैक्ट्री है, वहाँ पे उनका गेट परचेस चालू है। Yes, तो वहाँ पे जाके आप उनसे बात कर सकते हैं, और they are ready to buy. No, I will put you in touch with them directly. You don't have to go. हाँ, उनका 2 यूनिट है, एक लम्सनोंग में है, वो मेघालय में, कि जो आसाम बॉर्डर पे एक उमरांगशू में है, वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ हमारे साथ में अभी आसाम बाम्बू मिशन के भी कुछ अधिकारी थे SFAC के, उनके पास भी कोई रिक्वायरमेंट है कि जो बाम्बू के लिए वो कनेक्ट कर रहे हैं मार्केटिंग के लिए। उनके शायद अधिकारी जो थे वो लेफ्ट कर गए अभी। आप आसाम स्टेट बाम्बू मिशन से कांटेक्ट कर सकते हैं। Because you can contact me, otherwise I can help you. Please. Now I go to Shashikant Kumar. शशिकांत कुमार। जी सर। हाँ। सर, मैं पूछना चाहता हूँ कि कौन सा मौसम में ज्यादा बेटर होगा ये बम्बू की खेती करना, और बिहार के लिए खास करके कौन सा बांस ज्यादा अच्छा होगा बिहार के लिए? जी सर। देखिए, बिहार एक बहुत बड़ा जगह है। कटिहार, पूर्णिया में बहुत अच्छा बैम्बू मिलता है। बट आप कौन सी जगह के बोल रहे हैं बिहार का? सर। हाँ सर, ये औरंगाबाद जिला है सर। औरंगाबाद जिला। ये पश्चिम के तरफ पड़ेगा या पूर्व की तरफ पड़ेगा? साउथ बिहार। चलिए मैं बताऊं। पश्चिम। हाँ, बिल्कुल। पश्चिम में पड़ेगा। हाँ, बताइए ठाकुर साहब। हाँ, ऐसा है कि आपका थोड़ा ड्रायर साइड में है। अगर इरिगेशन, औरंगाबाद में कुछ इलाका में तो पानी है। हेलो, बिल्कुल। हाँ, तो जहाँ पानी है वहां तो आपको कोई भी, क्योंकि एक बात बड़ा क्लियर है जो इन्होंने बोला है कि नंबर 1 पे बाल्कोआ और टुल्डा, इसका तो रेडी मार्केट है, हर जगह मार्केट है, बिक जाता है। लाठी बांस भी मार्केट से वहां कभी गया नहीं है। और बिहार में नॉर्थ में तो बहुत बांस होता है, साउथ में ज्यादातर जो है आपका पतला लाठी बांस जो होता है वही ज्यादा होता है।
जी सर, जी सर, जी सर। हाँ, तो आपका औरंगाबाद में सोन नदी के आसपास वाले इलाके में है तो वहाँ बहुत पानी है, अगर पहाड़ी वाले जी जी इलाके जी में बिल्कुल। कैमूर में है तो दिक्कत है। नहीं नहीं, सोन सर, सोन के सोन साइड में। सोन के साथ है तो पानी आपको बहुत है, तो आप किसी भी अच्छे बांस पे जाइए, बिहार बाल्को और टुल्डा बहुत ये बढ़िया contact वैरायटी आएगा उधर। और आप वहाँ पे मुख्यमंत्री लघु उद्योग कुटीर उद्योग ऐसा कोई बोर्ड है, उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उनके पास न्यूटन्स भी इसका बहुत पूरा अच्छा चलता है वहाँ पे, पता है अपना लोकल उनका न्यूटन्स का नॉर्थ बिहार हाँ, में बहुत तो बढ़िया है न्यूटन्स वहाँ का बहुत अच्छा और बढ़िया है, और न्यूटन्स कम्पीट करता है टुल्डा को। जी जी सर, तो हाँ, मैं पूछ रहा हूँ कि किस मौसम इधर यही ज्यादा है बेटर आपका होगा? सबसे बढ़िया मौसम अभी शुरू होने वाला है लगाने का। अच्छा, बारिश वाला। आज से ही शुरू कर दीजिए, मतलब गड्ढा गुड्ढा बना लीजिए बारिश से पहले। और जो जी, नाम जी, जी। भारती जी ने बोला है, हम जी हमेशा सर। कहते हैं आजकल की जेसीबी लगा के काम कीजिए, गड्ढा जितना अच्छा होगा बांस में फायदा उतना अच्छा होगा। हाँ जी, मैं अभी नेक्स्ट स्पीकर पार्टिसिपेंट एक क्वेश्चन है शर्वानंद के पास जाना चाहूंगा। शर्वानंद, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ शर्वानंद, आपका कोई क्वेश्चन था? हाँ शर्वानंद, यस। Yeah, sir, I do have one question. Which variety of this bamboo will be best suited to create a microhabitat? That is, in the aspect, it attracts more insects, and for that insect, there is another predator coming, and there are so many number of species living around in that bamboo bush. Like that, in that aspect, because for creating a more space for a habitat, which variety of it will be very suitable? That is what I want to know. Yeah, Dr. Bharti and Dr. Ajay Thakur, please. Yeah. See, habitat, basically bamboo attracts all the insects, not attracts, they come and live there, and then they don't do any economical damage, but they coexist. And a lot of birds, honeybee, even honeybee make a colony, a lot of birds comes and sits there, even bat is able to come and sit on it. But what you should do is look at the climatic condition where you want to do this. Based on that, you select the bamboo species. Suppose if you're talking about the high elevation and then like, Coorg or somewhere, or Ooty or somewhere in South India, then you need to look for a high elevation bamboo, like, this Dendrocalamus giganteus or Dendrocalamus brandisi and all that will be able to do. If you're talking about something for a very dry area, then you should go for Dendrocalamus strictus. If you have a little bit of water, then you look for Tulda and Balkova and Newtons. Otherwise, there are a lot of bamboo species available. Almost all bamboo species, they are good for the animals to eat. In fact, if you see, like in South India, the elephant, they go for the bamboo leaves and they eat the bamboo leaves. And similar thing happens with all the goat and sheep and then and the cow, all deer, everything. They all coexist along with it. Your selection of species should be based on the climatic condition where you want to grow, how you want to do that. Yes. ठाकुर साहब, आप कुछ सप्लीमेंट करना चाहेंगे? Well, Bharti sir ने सारा वही main है कि where he is talking about, actually the place is very important. And what is actually, क्या peri-urban area है, urban area है, and whether it is rural area है. क्योंकि इन सब के recommendations अलग होते हैं, bamboos भी इनके अलग अलग होती है. Peri-urban, urban में you need जो ornamental bamboos हैं, डॉक्टर प्रियंका ने भी बताया है, तो वो बहुत अच्छा चलता है, because आपका एक तीर से, I mean one arrow and you will get to yes, things done. So, Sarvanand? Yes, sir. Which area you are talking about, Mr. Sarvanand? It is entirely in South India, sir. South India. I mean entire South India. Again, the South is also like if Dr. Bharti said, like when you are in Kerala and other side, the beautiful bamboos are like already growing from Thessos stechis oliveri. It is coming very nicely in city area. Very plain, straight stem, and on the top there is a very nice canopy. Yeah, canopy. So, I mean, if it is urban is because you are not asking for that. Then easiest bamboo to grow is a Bambusa striata. I like that bamboo because that grows even in alkaline soil very easily. It maintains even some salty soil also. Maintenance and other things are very less. But then again, if like you are looking for
quick one, but you are interested in growing quick one. Phyllosticus aurea. It grows very well in south. Earlier in Kerala, it was used for umbrella stick making. Not very tall, only 3.5 meters or like 3.5 meter like tall, but it grows like a weed. So I mean, because sometimes you want ecologically, go for that. And then commercially, Dr. Bharti said, commercially you have to very specific. If you want to harvest, then go for according to climate specific species. Thank you, Dr. Saab. Yeah, thank you. So I will go to next speaker, Namir. Participant Namir. Namir, आपका कुछ question था? Yes. Hello. Yes. Yes. Good afternoon. What I was interested in was to add value to the entire product. I was interested in making bamboo wood, and for that I wanted to know about where I can get the machinery and the tools to add that value. And I'm based in Assam, and I believe the Northeast has a good supply of the raw material. So I would like to add to the other part of the value chain. Kamesh and Pritam, please. Kamesh. Kamesh ji has left because there was a lockdown announced in Guwahati, so he had to rush actually. So I got a message from him. Okay, so Pritam is there? Yes, sir. Machineries, so a lot of machineries are available in Indore side, nearby Indore. देवास करके एक जगह है जहाँ पे लोकल वेराइटीज काफी इजीली आपको मिल जाएगा, लोकल मैन्युफैक्चर्ड ये. बाकी फ्रॉम मुंबई वी कैन हेल्प यू डेफिनेटली. किस टाइप का which type of unit you want to set up? Mainly bamboo wood. Bamboo wood. Bamboo lumbers and everything. Yeah, wood making. There's already one industry in Guwahati, I believe. That is Jagi Road. Yeah, somewhere. That is near Jagi Road. Yes. So Pritam will definitely, आप प्रीतम को अलग से कांटेक्ट कर लीजिए नामियर जी. So आपको वो डिटेल में, बिकॉज उनका वो धंधा है, तो वो आपको हेल्प करेंगे जरूर. Definitely against some chargeable fees. Yeah, sure. Thank you. Okay. तो मैं अभी शरद कुमार को ये है. शरद कुमार. शरद कुमार, आपका कोई क्वेश्चन था? तुम शरद कुमार नहीं है. मधुरा. Yeah. Am I audible? Sharath here. Yes, Sharath. Yes, Sharath is there. My question is, this is Sharath here from Mysore, Karnataka. This question is to Bharti sir. Actually, I wanted to procure the seedlings, whether it is rhizome based or the seed based. In Karnataka, where to contact and how to go about it, I just wanted to ask. And apart from that, I wanted to procure certain organic products which Sir was mentioning about yesterday, like the organic bamboo salt, etc. So both these things I would like to have the clarifications from Sir. Bharti sir. Yeah, that's right. Like, there is no specific nursery available for rhizome and seed as such in Karnataka. Okay. That's to maybe the small quantity. If you want to have, all the nurseries would have it. But the difficulty with the nursery is they will not be able to tell you the species name. You should go to IWST, Indian Wood Science and Technology. IWST has got a good collection of plants. In Bangalore. In Bangalore it is there. Since you are Mysore, Bangalore is closer. IWST should be able to give you vegetatively propagated one or seed propagated one. The quantity is going to be limited. There again, if you really looking for tissue culture plant, yes, you can approach us. And for organic products, like I think I shown yesterday. Did I show the towel? Yes. Textile? Yeah, the textile is made in North Karnataka, Kokra. And they are importing the cotton from China and they are converting into towel there, and then a bed sheet towel, and then quite a few textile, 100% bamboo they're making it. It's available. With respect to salt, today it's available only with the real original salts. It's available with Ayurvedic shops. Then other than that, it is not channelized now. But
in bamboo, if you talk organic product, little restricted, little less now. It's all organic by default. It's all grown organic, and all the bamboos are organic. And if you're very specific about any product, then maybe I'll be able to help you, Sarath Kumar, with that. Yeah. Thank you, Bharti sir. Pritam also can help you. Pritam is also doing a lot of work with different industries, so he can also. You can just contact him. Pritam is there already. Madhura, next question. I think you already had one question, so please restrict yourself to one question. Yes. Sir, what are the pruning things? I mean, how to prune? Can you shed more light on pruning of bamboos? You said after 3 years we have to prune, but how to do it is still not clear. Yeah. See, pruning of bamboo, it's basically for removing the vehicle to move inside, only for that. There is no actually, like, if you look at the grapes or other plants, pruning is going to help the plant to grow. But in the case of bamboo, it's not going to really need it. It's only for the comfort of working for you to remove the side branches. When you remove it, it should be proper knife, like a cicature or a sharp knife, and it should be as close as possible to the culm. Culm means it's the stem of the bamboo. And at the base of the stem, you should be able to remove the entire thing. And we should not remove the stem. At the same time, you just leave, a little less than a half inch, and then remove that, so that you don't injure the main culm at any time. And that removing also should be done in the early stage of growth. Normally what happens, the culm comes out from the soil, they grow for 1 month with no branches coming. They go straight. They keep growing at a speed of 1 to 1.5 feet a day, and they reach a height of 30 to 45 feet. And that time, no branches will be there. Then when the height stops in 1 month or 1.5 months time, the branches start coming out. And when the branch is coming out, then you can start pruning it. And normally what happens in a 3-year-old plantation, only the earlier bamboo shoots which are come in the first year and second year will have the branches. Then the subsequent one, which is coming later in the 3rd or 4th year, the branch starts only in the upper level. Any branches coming in the lower level, you need to prune them. And normally what happens, the branches are going to be more on the place where light is more available, because the branches depends on the availability of light. When there is no light, the side branches never comes. In a tight plantation or a plantation where both the leaves are touching each other, the side branches are not there. What happens only in the periphery of the bamboo field, or if you're given a road in between, and those places the branches are going to be more. The branch removing is only for your comfort to walk around, take the vehicle, take the tractor inside for intercultivation, spraying operation, or if you want to do a harvesting and all that. Otherwise, bamboo does not need pruning at any time. Then I'm talking about thornless bamboo. A thorny bamboo, you need to prune them. You need to prune them immediately after the shoots start coming. If it is when it is a smaller stage, it's simple cicature can get it. But there is no need to apply any copper sulfate, any other fungicide like normally we do it for grapes or mango or guava or all other plant. That need not be done for bamboo. Bamboo is very sturdy. They are antibacterial, antifungal. Thank you, Bharti Sahab. So there is a last question we can take for this session today. We have to close because already we are running short of time. So last question only from Govind Singh. Maybe we can, I think, उनका गोविंद सिंह, yes, गोविंद सिंह आपका मैंने ऑन किया already. His audio is not coming, so we should move ahead. Okay, so I think last question from Varadraj. Yes, Varadraj. Yeah. Good afternoon to everyone. So my question, I'll go fast, though it's a single question, a bit lengthy. Number one, is there any availability of any consultant who can guide me and fix the crop? Number one. Number two, because these two, I live in Mangalore and my property is in Kerala, northern part of Kerala. There are two types of area. One is on the bank on the beach. It is sandy soil and flat. And it is a coconut lagoon, scattered, not very well planned. And other is in the hilly area, about 1
1500 MSL, where rainfall is 2000 plus, 200 plus, and the gradient, it is a hilly terrain, maybe 45 to 60 degree, surrounded by reserve forest. This is the picture. So I want to select the plant, species, and any able consultant who can help me out. Yes, Pritam? Or Dr. Bharti, yes, anybody. Yes, sir. So we are exactly into this thing. So Bharti sir and we both we can work it out. Bharti sir can be like they can provide the plantations and planting material, tissue vector saplings, and we'll do the complete plantation management for yourself. So if you can like drop me an email on MACC forestry forestry@gmail.com, we'll get connected with you. Okay, thank you very much for today's session. All of the speaker, I think Dr. R.K. Taj also again joined for the question answer, but unfortunately we don't have time today to take the more questions. But definitely, whatever your questions, you can just write back to us, and we are already sharing all the details. आपको साथ में हम सभी स्पीकर्स जो आज हमारे साथ में जुड़े थे, उनका सबका कॉन्टैक्ट डिटेल और ईमेल आईडी और उनका प्रेजेंटेशन हम आपके साथ शेयर करेंगे. और I would like to all speaker, please share your presentations so that we can share these presentations to all the participants, and they will come back to you on their questions. So that is the end of the session. So Raman, can you add something on concluding? Yeah, before we conclude, I would like to request. हिंदी में भी बात कर सकते हैं. Sorry. हम ये अपना जो सेशन है उसको समाप्त करने से पहले मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि हम आपको एक लिंक शेयर करेंगे फीडबैक के लिए. कृपया वो लिंक को आप ओपन करके खोल के उसमें आप अपना फीडबैक जरूर दें, जिससे कि हमें आगे का कार्यक्रम जो है वो और अच्छे तरीके से करने में मदद मिले. सो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड. हाँ, तो मैं आप सभी किसान भाइयों को और जो पार्टिसिपेंट हमारे साथ जुड़े थे उनसे अनुरोध करता हूँ कि आप पेशेंस बनाए रखें, और आपका जो भी क्वेश्चन है वो हम फिर वापस आपको आंसर देंगे. और डेफिनेटली आज के जितने भी स्पीकर है और कल के जितने भी स्पीकर थे सबके साथ हम आपको कनेक्ट करेंगे. एंड ऑल डेफिनेट आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल द स्पीकर्स टू शेयर ऑल योर प्रेजेंटेशन विथ योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स सो दैट पार्टिसिपेंट कैन कम बैक टू यू इंडिविजुअली विद देयर इंडिविजुअल क्वेश्चंस. संदीप जी, इसमें नेक्स्ट इसके लिए आज के कंप्लीट मीटिंग इसमें वेब चैट अवेलेबल नहीं था. वो अगर नेक्स्ट टाइम ये होता है तो काफी लोग पर्सनली सारे मैसेजेस शेयर कर सकते हैं. नहीं, वो जानबूझ के बंद किया था क्योंकि उसमें वेरी डिस्टर्बेंस ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन, काफी डिस्टर्बेंस हो रहा था. सो हाय, हेलो, हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग में ही ज्यादा टाइम जा रहा था. तो डेफिनेटली क्वेश्चन आंसर के टाइम में उसको हम ऑन करेंगे नेक्स्ट टाइम से. सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, और जितने भी पार्टिसिपेंट है वो सभी को एक डिजिटल सर्टिफिकेट दिया जाएगा. और जितने भी स्पीकर्स हैं उनको भी एक मेरे फिर से वापस रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर किसी ने इस प्रेजेंटेशन शेयर नहीं किया है तो कृपया वो प्रेजेंटेशन शेयर करें ताकि हम वो पार्टिसिपेंट को शेयर कर सकें और उनका क्वेश्चंस के लिए वो आपके पास फिर वापस आ सके. बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और इसी तरह हम आपके साथ फिर से वापस जुड़ेंगे और इसको आगे बढ़ाते रहेंगे. थैंक यू वेरी मच. आज के लिए धन्यवाद और फिर से मिलेंगे. थैंक यू. सर्टिफिकेट हम एक वीक के अंदर आप सभी को भेज देंगे. थैंक यू रमन. यस, यू कैन क्लोज नाउ. ओके, थैंक यू. रमन सर.